हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर इसमें। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी अभी भी रिसेंटली हमने बैंकिंग की सीरीज कंप्लीट की है और उसमें मैंने आपको फंक्शंस में एक चीज बताई थी। ओके, मैंने बताया था कि जो आरबीआई रहता है, आरबीआई का एक मेजर फंक्शन है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है। और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं जल्दी ही ट्राई करूंगा इसके ऊपर एक लेक्चर लाने का। सो फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि मैं उसके ऊपर एक अलग सेपरेट सीरीज बनाऊंगा मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। और ये रही हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की सीरीज, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 4 लेक्चर्स आएंगे। और मैं आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करवाने वाला हूं वो भी आपको बता देता हूं। सबसे पहला टॉपिक है जो हम मॉनेटरी पॉलिसी में कवर करेंगे, वो है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इसके बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स देखेंगे। एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी के दो टूल्स होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल टूल और एक होता है नॉन ट्रेडिशनल टूल्स। ठीक है, अब ट्रेडिशनल टूल्स को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आता है क्वांटिटेटिव टूल जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, बैंक रेट, रेपो रेट एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड क्वालिटेटिव टूल्स में आता है प्राइम लेंडिंग रेट, नॉट प्राइम लेंडिंग रेट, इट इज एक्चुअली क्वालिटेटिव टूल्स सेपरेटली, मतलब अलग से टॉपिक है जिसमें मॉरल सुएशन या फिर पेनल्टी या फिर रूल्स बना के बैंकों को बोला जाता है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करो। और इसके बाद हम फाइनली मूव करेंगे नॉन ट्रेडिशनल टूल्स में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर हूवर। एक्चुअली इसका बेस्ट एग्जांपल शायद तक आपको नहीं पता होगा, बट आप सबने ऑब्जर्व किया है, दैट इज डीमोनेटाइजेशन, जो कि मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपके सामने प्राइम लेंडिंग रेट, बेस रेट, एमसीएलआर, जो कि काफी न्यूज में रहते हैं, क्योंकि मोस्टली एमसीएलआर काफी न्यूज में रहता है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ठीक है, उसके पहले ट्रेडिशनल एडवाइजरी कमेटी थी, उसका क्या हुआ, वो सब चीजें भी डिस्कस करेंगे इसी मॉनेटरी पॉलिसी की सीरीज में। इसके बाद हम सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद हम इसमें एक्सचेंज रेट सिस्टम भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पैक्ड सिस्टम होता है, क्लीन फ्लोट सिस्टम होता है, डायरेक्टली फ्लोट सिस्टम होता है, फिर कैसे रुपीज अप्रिशिएट करता है, कैसे रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है। ठीक है, फिर प्रेजेंट जो सिनेरियो चल रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रुपी की वैल्यू 74 रुपीज पहुंच गई है, वो कैसे हुई, दैट वी विल आल्सो डिस्कस अंडर दिस लेक्चर। इसके बाद हम यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे कैसे आरबीआई इंटरफियर करके जो रुपए की वैल्यू घट रही है, करेंसी की वैल्यू घट रही है, उसको कंट्रोल कर सकती है। और साथ ही एट द एंड वी विल आल्सो डिस्कस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम व्हिच वाज इन न्यूज आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। फाइन, सो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, नॉट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लेक्चर्स में। एंड उम्मीद करता हूं कि आप पूरे लेक्चर देखेंगे और आपको मैं हर चीज समझाने की कोशिश करूंगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर सीरीज, बट बिफोर दैट लेट मी रिमाइंड यू कि जितना भी ये रेड पोर्शन में लिखा हुआ लेक्चर 1 में आएगा, फिर लेक्चर 2 में दिस विल बी कंप्लीट होल ऑफ द लेक्चर 3 एंड फाइनली एट द एंड वी विल सी अ लेक्चर नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो सबसे पहले तो मुझे आपको डिटेल में बता देनी चाहिए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी रहती है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। ठीक है, मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो हर एक कंट्री का जो मेन सेंट्रल बैंक होता है वो वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ यूएस, मॉनेटरी पॉलिसी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेडरल रिजर्व बिकॉज इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस। And in the same way, in India, monetary policy is the responsibility of Reserve Bank of India. ठीक है, अभी मॉनेटरी पॉलिसी करती क्या है, मतलब इसका पर्पस क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे पहला पर्पस होता है कि फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करना इकोनॉमी में। देखिए कैसे, अगर देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, इंस्ट्रूमेंट्स एक टूल्स की तरह काम करते हैं वहां पर। ठीक है, अब देखिए इंस्ट्रूमेंट्स कुछ किस तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सीआरआर है, ठीक है, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसे हम डिटेल में आगे चर्चा करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अभी मान लीजिए इकोनॉमी जो हमारी है वहां पर बहुत ही ज्यादा पैसा आ गया, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रुपीस आ चुका है। अब मान लीजिए अब आरबीआई ने सोचा कि हमें मतलब ये जो पूरा मार्केट है उससे पैसे निकालना है। ठीक है, अब ये पैसे क्यों निकालेगी आरबीआई, क्यों अंदर डालेगी, वो सब हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। बस अभी आप समझ लीजिए मार्केट में बहुत सारा पैसा और आरबीआई चाहती है हम ये पैसा मार्केट से निकाल लें, तो क्या करेगी, सीआरआर को बढ़ा देगी। ठीक है, सीआरआर को अभी फॉर एग्जांपल सीआरआर अभी 4% है, तो हो सकता है आरबीआई सीआरआर को 50% कर दे। तो जो एक्सेस ऑफ मनी है वो क्या किया जाएगा, वो आरबीआई के द्वारा सकआउट कर लिया जाएगा। मतलब सीआरआर के फॉर्म में, मतलब आरबीआई सिर्फ बोलेगी कि अब सारे के सारे बैंक्स को सीआरआर 50% रखना है। मतलब ये कि बैंक्स को अपनी जो भी पैसा आ रहा है उनके पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल उनके पास मंथली मतलब 100 रुपए का डिपॉजिट आ रहा था, उसमें से आरबीआई ने बोल दिया सीआरआर 50% हो गया, मतलब सारे के सारे बैंक्स को अभी 100 रुपए में से 50 रुपए आरबीआई के पास रखना पड़ेंगे। तो पहले आपने देखा कि पूरी मार्केट में कितने पैसे थे हर बैंक के पास, 100 रुपए। अब आरबीआई ने सबसे 50-50 रुपए ले लिए, तो यहाँ पर पैसे कम हो गए ना। कुछ इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, इकोनॉमी में मनी का फ्लो कंट्रोल करके रखती है। फॉर एग्जांपल आरबीआई ने सोचा कि नहीं अब मुझे दोबारा फ्लो बढ़ाना है, तो दोबारा आरबीआई वो मतलब 50 से सीआरआर 4% कर देगी और पूरा पैसा दोबारा मार्केट में चला जाएगा और फ्लो ऑफ मनी दोबारा बढ़ जाएगा। सो कुछ इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी से आरबीआई क्या करती है, फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करके रखती है। फाइन,
और इन द नट शेल वी कैन से दैट आरबीआई डिसाइड करती है कि कंज्यूमर के पास, ठीक है, जो पब्लिक रहती है उसके पास कितना पैसा रहेगा। जैसे कि आपने पहले एग्जांपल में देखा कि आरबीआई ने अपने सीआरआर से डिसाइड किया कि पहले लोगों के पास कितना पैसा रहेगा, 50 रुपए, लेकिन फाइनली एट द एंड आरबीआई ने दोबारा सीआरआर कम किया और आरबीआई ने बोला कि नहीं, अब लोगों के पास 100 ही रुपए रहेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ मॉनेटरी पॉलिसी वर्क्स। और इस तरीके मतलब इस तरीके का पर्पस होता है। मतलब पर्पस क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, कि फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करना। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि क्यों फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करना, मतलब क्या रीजन है जिसकी वजह से आरबीआई को फ्लो ऑफ मनी कंट्रोल करनी है। देखिए, उसके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी वजह से आरबीआई फ्लो ऑफ मनी कंट्रोल करता है। सबसे पहला तो होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि शुरू शुरू में हमारा जो आरबीआई है, ठीक है, जब आरबीआई, जब इंडिया, आप सब जानते हैं, बैंकिंग सीरीज में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे इंडिपेंडेंस के बाद आरबीआई को नया मतलब अलग से इंडियन गवर्नमेंट के अंदर लाया, वो सब चीजें। तो उसमें शुरू शुरू का जो फेज था आरबीआई का, उसमें आरबीआई का पूरा फोकस था इकोनॉमिक ग्रोथ को मैनेज करने में, कि मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, और साथ ही साथ जो स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है उसको बनाए रखने का, मतलब कि रुपये की वैल्यू बाकी जो करेंसी है उसके मुकाबले सही साथ बनी रहे, ठीक है। इस मतलब मेजर जो 1991 के पहले आरबीआई का ये फोकस है, लेकिन 1991 के बाद आरबीआई का जो मेजर फोकस चला गया वो इन्फ्लेशन की तरफ चला गया। जैसे आप सब जानते हैं, अभी भी रिसेंटली अक्टूबर में मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक हुई थी, ठीक है, मीटिंग हुई थी, और उसमें उन लोगों ने जब उन लोगों ने मतलब जो पॉलिसी रेट था उसे चेंज नहीं किया, और फाइनली उर्जित पटेल ने स्टेटमेंट दी थी कि मेजर जो फंक्शन है मॉनेटरी पॉलिसी का वो है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं 1991 से पहले ये जो दोनों फंक्शन थे वो प्रायोरिटी बेसिस पे रहते थे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के अंदर, लेकिन अब इन्फ्लेशन मेजर फंक्शन है, फाइन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये दोनों चीजें बाहर चली गई, बिकॉज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बनाए रखना जरूरी है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए इन दोनों पे भी नजर रहती है। लेकिन मेजर फंक्शन अभी क्या है, वो है इन्फ्लेशन। अब देखिए, इन्फ्लेशन वैसे तो एक अलग से सेपरेट बड़ा सा टॉपिक है, बट जैसा कि मैं सब जानता हूं कि आप लोगों में से काफी लोगों ने इन्फ्लेशन के बारे में नहीं पढ़ा होगा, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जिस्ट देना चाहूंगा इन्फ्लेशन का। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए इन्फ्लेशन का जिन्हें इन्फ्लेशन के बारे में पता है वो आगे 5 से 7 मिनट की वीडियो स्किप कर सकते हैं और आगे का कंटेंट देख सकते हैं। लेकिन जिन्हें इन्फ्लेशन के बारे में नहीं पता है, थोड़ा भी नहीं पता है, तो वो यहाँ पर रुक सकते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है, आप नॉर्मल भाषा में इन्फ्लेशन आपने सुना होगा कि महंगाई बढ़ गई, दैट इज व्हाट वी कॉल इन्फ्लेशन, ठीक है। लेकिन क्या है, इन्फ्लेशन की टेक्निकली एक अलग मीनिंग होती है, जो कि यहाँ पर आपको जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप यही एक लेमन टर्म्स की मीनिंग रख सकते हैं कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अब इन्फ्लेशन आता क्यों है, देखिए इन्फ्लेशन कब आता है, अगर मान लीजिए इकोनॉमी है, ठीक है, मान लीजिए अभी लोगों की पेमेंट कम है, तो लोग डिमांड कम कर रहे हैं, लोग मतलब चीजों की मांग कम कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी आपके पास सिर्फ 10 रुपए हैं, तो आप सबसे पहले तो अपने 7 रुपए लगा देंगे, अपना पूरा खाना पीना होना, ठीक है, फैमिली को सजाने जाने में, इन सब में सब खर्चा हो जाएगा, और सिर्फ 3 रुपए आपके पास बचते हैं, जिसमें से आप 2 रुपए सेव करेंगे, और एट दी एंड आपके पास 1 रुपए अपनी ये जो लेजर एक्टिविटीज रहती है मतलब उड़ाने के लिए बचते हैं। अगर मान लीजिए अब मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा आरबीआई क्या करती है कि वो जो मार्केट है उसमें पैसे बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपकी पेमेंट बढ़ा दी, 10 रुपए से कर दी 12 रुपए, अब आपके पास एक्स्ट्रा 3 रुपए बच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अब दुकानों में जाके आप चीजें खरीदना चालू कर देंगे। पहले सिर्फ 1 रुपए चीज खरीदे, अब 2 रुपए एक्स्ट्रा चीज खरीदेंगे। अगर देखिए अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब ऐसे सबकी पेमेंट बढ़ी होगी, तो अब सब लोग डिमांड करना चालू कर देंगे। लेकिन जो मार्केट में पैसा है, मतलब जो मार्केट में चीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लगातार जाके क्या खरीद रहे हैं, पेपर्स खरीद रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए लेकिन अब पेपर्स लिमिटेड है, मतलब 100 पेपर्स ही पब्लिश हुए हैं, लेकिन अब लोगों के पैसे बढ़ गए हैं, मतलब पेमेंट बढ़ गई है, तब लोगों को ज्यादा पैसों की मतलब पैसे आ गए, तो लोग ज्यादा पैसे पेपर खरीद रहे हैं। सो अगर उस टाइम पे अगर जो पेपर वाली कंपनी है वो उतने पेपर नहीं बना पाई जितने लोगों को चाहिए, मतलब जितने लोगों की पेमेंट बढ़ गई है, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो पेपर की जो पेपर की जो वैल्यू है बढ़ जाएगी। मतलब जो पेपर मान लीजिए पहले 10 रुपए का आता था, अब वो पेपर दुकान वाला बोलेगा नहीं, मैं आपको 11 रुपए में दूंगा। क्यों 11 रुपए में दूंगा, क्योंकि लोग इसकी मांग ज्यादा कर रहे हैं। जिस चीज की मांग ज्यादा होती है ऑटोमेटिकली उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास मान लीजिए 3 एप्पल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नहीं, अगर मान लीजिए आपके पास 10 एप्पल है, तो आप बोलेंगे नहीं यार क्या फर्क पड़ता है, एक दो मैं किसी को फ्री में दे दूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ आपके पास 1 या 2 एप्पल है, तो आप बोलेंगे नहीं यार मेरे लिए एप्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इससे पेट भरना है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं जो चीज कम होती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है एग्जाम्पल से। इन द सेम वे अगर मान लीजिए जो मार्केट कंपनी है, मतलब जो इंडस्ट्रीज है, उसने पेपर लोगों की डिमांड के हिसाब से नहीं बना पाए, तो पेपर तो कम के कम रह जाएंगे, लेकिन लोगों की पेमेंट बढ़ गई है, सब लोग बोल रहे हैं कि मुझे पेपर दो, मुझे पेपर दो, मतलब पैसे ज्यादा है और पेपर कम है, तो ये दुकानदार क्या करेंगे, इसका जो प्राइस है वो बढ़ा देंगे, मतलब इन्फ्लेशन आ गया, मतलब महंगाई बढ़ा दी। और मतलब पेमेंट की से क्या हुआ कि इसका खर्च बढ़ गया, मतलब जो पेपर की वैल्यू बढ़ गई, पेपर का प्राइस बढ़ गया, उसी को हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ गया। फाइन, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इन द लेमन लैंग्वेज दैट व्हाट इज इन्फ्लेशन,
ठीक है, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन, क्योंकि अगर आपको इन्फ्लेशन समझ में नहीं आता तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी समझ में नहीं आती। वैसे तो सेपरेट चैप्टर में ट्राई करूंगा कि उसके ऊपर भी एक अलग से सीरीज बनाओ इन्फ्लेशन के ऊपर। फाइन। सो पहला फंक्शन क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी का? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अब ये कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, दैट आई विल डिस्कस इन द फर्दर स्लाइड्स। फाइन। And the next important thing of objective of monetary policy is to manage the economic growth। देखिए, अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन कम रहेगा या फिर मान लीजिए अब यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ा, ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पर जो पेपर था उसकी डिमांड बढ़ गई, तो फैक्ट्रीज वाले क्या करेंगे? लगातार और नई फैक्ट्रीज बनाना चालू होंगी। नहीं यार, अब फैक्ट्रीज मतलब लोगों को पेपर ज्यादा चाहिए तो हम फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। अगर फैक्ट्रीज बढ़ रही तो मतलब क्या बढ़ रहा है? प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ रहा है? जीडीपी बढ़ रही है। जीडीपी बढ़ रही है मतलब क्या बढ़ रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रही है। ठीक है, तो लेकिन इतना नहीं कि आप इन्फ्लेशन मतलब एक्सट्रीम लेवल पे कर दे तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो भैया कहाँ चले जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसके भी कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि हम इन्फ्लेशन चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे, नॉट हियर। फाइन। लेकिन याद रखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल करना भी मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। और साथ ही साथ स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बनाए रखने का, मतलब कि रुपए की वैल्यू ज्यादा न गिर जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी 74 हो गई है, ठीक है, तो और भी ज्यादा न गिरे, ये भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है। फाइन। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, और हम कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कि मॉनेटरी पॉलिसी साल में 2 बार बनाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से टाइम पे? एक अप्रैल में बनाई जाती है और एक अक्टूबर में बनाई जाती है। इसलिए अभी अभी रिसेंटली आपने अक्टूबर में मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक हुई थी उसके बारे में सुना होगा। ठीक है, और इसके बाद लेकिन इसे हर 4 महीने में रिव्यू किया जाता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी इज रिव्यूड फॉर एवरी 4 मंथ्स। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, मे बी स्टेट पीएससी के। ठीक है, अब हम इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे जो भी आते हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे थे कि इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट एंड नॉन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट 2 टाइप के होते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि इन्हें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मतलब इस तरह से डिफरेंशिएट क्यों करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है? क्वांटिटी मतलब नंबर। ठीक है, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है दे वर्क्स ऑन नंबर। ठीक है, मतलब इतने मतलब 4%, 19.5%, कुछ इस तरीके से ये लोग नंबर पे काम करते हैं। ठीक है, मतलब ये न्यूमेरिक इंस्ट्रूमेंट्स है, इसलिए इन्हें कंप्लीट इन्हें कहा जाता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। आपको इनके बारे में और इन्हें क्वांटिटेटिव क्यों कहा जाता है वो फर्दर लेक्चर्स में पता चलेगा। लेकिन क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स इन्हें क्यों कहा जाता है, जो मतलब दूसरा बचा हुआ पार्ट है क्वालिटेटिव, बिकॉज इसमें यहाँ पर हम क्वालिटी का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मॉरल सुएशन, सब्जेक्टिव चीजों का यूज करते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, सो दैट इज अ डिफरेंट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप टेंशन मत लीजिए, आगे जैसे ही आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं नॉन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये नॉन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जब ये ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट फेल कर जाते हैं, ठीक है, उस टाइम पे हम नॉन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हेलीकॉप्टर हूवर, हेलीकॉप्टर मनी, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इन सब चीजों का यूज करते हैं हम। अगर ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट फेल करेंगे सिर्फ और सिर्फ तभी हम नॉन ट्रेडिशनल यूज करेंगे। और चीज और, जब क्वांटिटेटिव टूल्स फेल कर जाते हैं, फॉर एग्जांपल अब आरबीआई चाहती है कि हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करें क्वांटिटेटिव टूल्स के द्वारा, लेकिन अगर ये क्वांटिटेटिव टूल्स फेल कर जाएंगे उसके बाद ही आरबीआई स्विच करेगी क्वालिटेटिव टूल पे। फाइन। अब फाइनली वी आर स्टार्टिंग विद आर मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, और यू कैन से इंस्ट्रूमेंट्स अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है कैश रिजर्व रेशो या फिर CRR। देखिए, सबसे पहले तो आपको कैश रिजर्व रेशो या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को समझने से पहले एनडीटीएल के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एनडीटीएल क्या होता है? एनडीटीएल का फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, अब देखिए एनडीटीएल का सिंपल मतलब होता है कि बैंक के पास कितना डिपॉजिट है। ठीक है, अब बैंक के पास 2 टाइप के डिपॉजिट रहते हैं, एक होता है करंट या सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट और दूसरा होता है टर्म डिपॉजिट। जब आप इन दोनों डिपॉजिट को ऐड कर देते हैं तो उसे बोलते हैं नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, मतलब एनडीटीएल, दैट मीन्स बैंक का पूरा डिपॉजिट। ठीक है, टोटल डिपॉजिट जो रहेगा बैंक का उसे हम बोलते हैं एनडीटीएल। और क्या, अब कैश रिजर्व रेशियो क्या है? कैश रिजर्व रेशियो मतलब कैश रिजर्व रेशियो वो पार्ट है एनडीटीएल का, मतलब टोटल डिपॉजिट का वो पार्ट है। याद रखिएगा, एनडीटीएल मतलब होता है टोटल डिपॉजिट बैंक का। करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट, करंट और सेविंग में आप कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आजकल दोनों सेम ही हो गया लगभग। प्लस जो भी टाइम डिपॉजिट मतलब टर्म डिपॉजिट, जो आप फिक्स डिपॉजिट और ये सब याद रखते हैं ना कि आपने पैसे 2 साल के लिए फिक्स कर दिए, 7 साल के लिए फिक्स कर दिए, 5 साल के लिए फिक्स कर दिए, दैट इज व्हाट वी कॉल एज फिक्स डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट। ठीक है, जो टोटल डिपॉजिट होता है। अब कैश रिजर्व क्या होता है? कैश रिजर्व
इस एनडीटीएल, या मैं आपके लिए यहाँ पर एनडीटीएल ही डिस्क्राइब करने वाला हूँ, एनडीटीएल ही प्रोनाउंस करूंगा, आई विल नॉट प्रोनाउंस टोटल डिपॉजिट, ठीक है। तो कैश रिजर्व एनडीटीएल का वो पार्ट है जो बैंक्स को आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, कैश रिजर्व एनडीटीएल या फिर टोटल डिपॉजिट का वो पार्ट है जो कि बैंक्स को आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी बैंक का टोटल डिपॉजिट 100 रुपए है तो उसमें से एक पार्ट होगा, ठीक है, मतलब ये टोटल डिपॉजिट 100 रुपए का होता है, उसमें से कुछ पार्ट जो बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, उसे हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। और इस टाइम पे कैश रिजर्व रेशियो 4% है। देखिए यहाँ जहां पर भी आपको स्टार लगा मिले, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में ये नंबर चेंज हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज वीडियो रिकॉर्ड की और कल आपके सामने अपलोड हुई या परसों अपलोड हुई, और फिर अगर मान लीजिए कुछ टाइम पे कुछ चेंज हो गया तो आप क्लेम करेंगे कि ये लोग गलत पढ़ा रहे। इट इज नॉट लाइक दैट, जस्ट बिकॉज इसलिए मैंने स्टार रख दिया है, ठीक है, कि नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस होगी वो करने में। स्टार का मतलब होगा कि आई हैव दैट मीन्स द नंबर कैन बी चेंज्ड इन फ्यूचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि किसी बैंक का डिपॉजिट 100 रुपए था, तो अब उसमें से बैंक को 4 रुपए आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज कैश रिजर्व रेशियो। और ये जो कैश रिजर्व रेशियो रखा जाता है, उस मतलब कैश रिजर्व रेशियो का जो भी पैसा रहता है, ठीक है, सारे बैंक्स रखेंगे, जितने भी बैंक इंडिया में अपना 4% टोटल डिपॉजिट का, वो पैसा इकोनॉमी से बाहर हो जाता है, ठीक है। अब इकोनॉमी से बाहर क्यों हो जाता है? बिकॉज जो पैसा आता है, जो 4% टोटल, मान लीजिए आरबीआई के पास 4% करते हुए 200 रुपए इकट्ठे हुए, अब ये 200 रुपए ना तो आरबीआई गवर्नमेंट को देगी उसके काम के लिए, ठीक है, और ना ही आरबीआई उसे इकोनॉमी में रिलीज होनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आरबीआई क्या करेगी, एक अलग से बॉक्स रहेगा, बड़ी सी तिजोरी, उसमें वो 200 रुपए रख लेगी, ठीक है। मतलब उसे कहीं पर भी यूज नहीं होने दिया जाएगा। अब इसका पर्पस क्या है वो तो मैं आपको आगे ही बताऊंगा, बट अब अभी समझ लीजिए कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। कैश रिजर्व रेशियो एनडीटीएल का वो पार्ट होता है जो बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, याद रखिएगा, इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। और एट प्रेजेंट ये कितना है, 4%। और एक चीज और है, जब ये पैसा आरबीआई के पास जाता है तो इकोनॉमी में दोबारा वापस नहीं आता है। मतलब समझ लीजिए कि अब वो पैसा स्टोर हो गया, ना ही आरबीआई उसे यूज करेगी, ना ही गवर्नमेंट यूज करेगी, ना ही उसे बैंक यूज करेंगे। लेकिन क्या था कि कुछ 2006 से पहले कैश रिजर्व रेशियो पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट थी, ठीक है। पहले अपर लिमिट थी 3%, अपर लिमिट थी 15% की, और लोअर लिमिट थी 3% की, ठीक है। मतलब कि जैसे इसका मतलब यह है कि आरबीआई पहले 15% से ऊपर कैश रिजर्व रेशियो नहीं बढ़ा सकता था, मतलब उसे 15% ही मैक्सिमम रख सकता है, और 3% से कम नहीं कर सकता था। फिर फाइनली एट द एंड आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट पास होता है 2006 में, और इसके द्वारा ये अपर और लोअर लिमिट जो रहती है वो हटा दी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद सीआरआर याद रखिएगा हर 14 दिन में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, उसे फोर्टनाइटली कैलकुलेशन भी बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत डाउट हो गया, आपने अगर कहीं पर भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ किसी और के लेक्चर्स देखे हो, तो वहां पर आपको वो लोग बताते हैं कि फोर्टनाइटली मतलब 15 डेज, लेकिन वो एक्चुअली 14 डेज ही होता है। बिकॉज आई हैव चेक्ड इन आरबीआई वेबसाइट, वहां पर आप जाके देख सकते हैं, उनका जो अबाउट वाला पेज है वहां पर आपको मिल जाएगा, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी के साइड वाला पेज है, वहां पर आप देख लीजिएगा, वहां पर फोर्टनाइटली उन्होंने अलग से मेंशन किया 14 डेज। सो जो लोग भी ये बता रहे हैं कि ये 15 डेज है, तो आप उन्हें दिखा सकते हैं कि आरबीआई की वेबसाइट में ये 14 डेज मेंशन है, तो याद रखिएगा। इसलिए यूपीएससी भी 14 डेज ही एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई बुक ने भी ऐसा 15 डेज लिखा हो तो आप उसे आरबीआई की वेबसाइट दिखाइए, फाइन। अब इसके बाद आप सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये सीआरआर, ये जो हमारे हमने सीआरआर देखा उसको कैसे कंट्रोल कर लेगा, मतलब लिक्विडिटी को, ठीक है। मैंने आपको बताया कि उसका काम क्या होता है, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का काम की मनी का फ्लो होता है उसको मार्केट में कंट्रोल करके रखना, ठीक है। बाकी 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं वो तो ठीक है, मतलब अगर मनी के फ्लो को कंट्रोल कर पाएगा तो बाकी के 3 ऑब्जेक्टिव सब हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर मनी मतलब अगर मनी कम होगी मार्केट में तो इन्फ्लेशन कम होगा, ग्रोथ कम होगी, और स्टेबिलिटी तो वैसे भी रहेगी, ठीक है। तो मेजर काम जो मॉनेटरी पॉलिसी का होता है वो हमारा जो मनी फ्लो है उसको कंट्रोल करना होता है, फाइन। तो इस मनी फ्लो को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? इस मनी फ्लो को कंट्रोल किया जाएगा ये सीआरआर के द्वारा। कैसे? आप देखिए अगर फॉर एग्जांपल अभी सीआरआर 4% है, तो अभी बैंक के पास ज्यादा पैसा अवेलेबल है तो कंज्यूमर को ज्यादा पैसा मिल रहा है, कंज्यूमर को ज्यादा पैसा मिल रहा है तो कंज्यूमर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी आरबीआई ने डिसाइड किया कि हम सीआरआर को बढ़ा के 15% कर देंगे, तो अब बैंक्स के पास कम पैसा होगा, जब बैंक्स को कम प्रॉफिट होगा तो वो लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर बैंक्स को भी 4% में जब सीआरआर देना पड़ रहा है तो वो लोग इंटरेस्ट रेट कम रखेंगे, लेकिन जब वो लोग को 15% सीआरआर देना पड़ेगा तो वो लोग मतलब इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा देंगे। जो अभी फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट बैंक 8 से 10% दे रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा के 14 से 15% कर देंगे। क्यों? जस्ट बिकॉज कि अभी बैंक्स को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, लेकिन जब सीआरआर बढ़ेगा तो बैंक्स का 100 में से 15 रुपए तो चला गया ना, अभी तो सिर्फ 4 रुपए जा रहा है, तो बैंक्स को इतना सारा बीच में प्रॉफिट था, वो लोग कम इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही सीआरआर बढ़ाएंगे तो बैंक्स का जो पैसा है वो जब प्रॉफिट कम होगा तो बैंक्स बोलेगा हम तो अपना इंटरेस्ट मतलब जो भी प्रॉफिट आप लोगों से ही वसूलेंगे,
तो लोगों से वसूलने के चक्कर में लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे और ऑटोमेटिकली मनी फ्लो कम होगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। और अगर आरबीआई को हमारा ये जो मनी फ्लो बढ़ाना है, ठीक है, अगर मान लीजिए अब दोबारा आरबीआई को बोलना है कि नहीं यार अब मतलब बहुत कम पैसा हो गया, तो दोबारा आरबीआई 4% कर देगा और ऑटोमेटिकली दोबारा मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। फाइन। सो दिस इज हाउ सीआरआर वर्क्स, और सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही वर्क करते हैं। फाइन। सो इसके बाद दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट आता है हमारे सामने वो है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए ये जो लेक्चर है वो 20 मिनट्स के ऊपर का हो चुका है, सो आई विश कि आई शुड एंड दिस लेक्चर हियर इटसेल्फ, और जितने भी जो बचे हुए टूल्स है वो हम लेक्चर नंबर 2 में कवर करेंगे, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप बोर हो इन लेक्चर से, ठीक है, बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है आपके लिए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम माई साइड, कि मुझे बुरा फील होगा कि मैं आपको समझा नहीं पाया लेक्चर, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले आई एम ending this lecture. In lecture 2 we will discuss the rest of the part. Okay, thank you. Have a nice day, friends.